द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम शायद ही कभी रुककर उसके बारे में सोचते हैं। भाषा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जादू है। ये कैसे काम करता है, हमारा दिमाग इसे कैसे सीखता है, और अगर किसी को सिखाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कि भारत में अंग्रेजी भाषा की जगह क्या है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए पहले उसके संदर्भ को, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। और भारत में अंग्रेजी सिर्फ एक विदेशी भाषा नहीं है। हमारे स्रोतों के मुताबिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसे एक ग्लोबल लैंग्वेज कहता है। ग्लोबल लैंग्वेज यानी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं, अंग्रेजी का स्थान एक सेकंड लैंग्वेज का है। बिल्कुल। ये हमारी मातृभाषा नहीं है, पर हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये बात सिर्फ स्कूलों तक ही नहीं है ना? नहीं, ये तो हमारे संविधान में भी दर्ज है। संविधान के हिसाब से अंग्रेजी हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी सहराज भाषा। हाँ। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत इसे ये दर्जा अनिश्चित काल के लिए दिया गया है। आर्टिकल 343(2) इसी बात को पक्का करता है। अच्छा, इसीलिए शायद इसे आधुनिक दुनिया की खिड़की कहते हैं। एकदम, क्योंकि ये हमें विज्ञान, तकनीक, व्यापार और दुनिया भर की संस्कृतियों से सीधे जोड़ती है। ठीक है, तो ये तो हुई अंग्रेजी की सामाजिक और संवैधानिक स्थिति। पर अगर हम किसी भी भाषा की मतलब उसकी मूल प्रकृति को समझना चाहें, तो वो क्या है? क्या सभी भाषाओं में कुछ बातें एक जैसी होती है? हाँ, बिल्कुल होती हैं। भाषा की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो हर जगह लागू होती हैं। जैसे कि? पहली तो ये कि भाषा सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द कहीं भी लगा दिया। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, अपनी एक ध्वनि प्रणाली, एक पूरा का पूरा ढांचा होता है। ठीक है। और दूसरी विशेषता थोड़ी अजीब लगती है कि भाषा आर्बिट्रेरी यानी मनमानी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। जैसे हम टेबल को टेबल क्यों कहते हैं? उस चीज और इस शब्द के बीच कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं है। बस हम सब ने मिलके मान लिया है कि इस चीज को टेबल कहेंगे। अंग्रेजी में उसे ट्री कहते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई गहरा लॉजिक नहीं है, बस एक सामाजिक सहमति है। बिल्कुल। और इसी से शायद तीसरी बात जुड़ती है कि भाषा सोशल यानी सामाजिक है। कोई इंसान अकेले जंगल में रहकर भाषा नहीं बना सकता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ती है और वहीं सीखी जाती है। और चौथी? चौथी और सबसे जादुई विशेषता है कि भाषा प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव है। हमारे पास किसी भी भाषा में सीमित संख्या में ही शब्द और नियम होते हैं, लेकिन हम उन सीमित चीजों से अनगिनत बिल्कुल नए वाक्य बना सकते हैं। सही बात है। जैसे आप और मैं अभी ऐसे कई वाक्य बोल रहे हैं जो शायद दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं बोले होंगे। एग्जैक्टली, यही तो रचनात्मकता है। ये तो कमाल की बात है। तो अगर हम भाषा को एक इमारत की तरह देखें, तो इसकी ईंट पत्थर क्या होंगे? मतलब ये बनती कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, इस इमारत की जो सबसे छोटी इकाई है, कह सकते हैं एक अकेली ईंट, वो है फोनीम। फोनीम? हाँ, फोनीम। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। जैसे क, प, ब। अकेली इस ध्वनि का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ध्वनि हो गई फोनीम। फिर इन ध्वनियों को जोड़कर क्या बनता है? जब कुछ ध्वनियां एक खास क्रम में जुड़ती हैं, तो बनता है मॉर्फीम। ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई? हाँ, जैसे अन और हैप्पी, ये दो अलग अलग मॉर्फीम है। अन का मतलब है नहीं और हैप्पी का मतलब है खुश। तो ये ईंटों से बनी एक छोटी दीवार जैसी है जिसका अब कोई मतलब है। और इन दीवारों को जोड़कर कमरे और घर बनाने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत होगी। बिल्कुल, और वो नक्शा ही सिंटैक्स है। सिंटैक्स? सिंटैक्स यानी वाक्य बनाने के नियम। हिंदी में नियम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी राम सेब खाता है। और अंग्रेजी में? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राम ईट्स एन एप्पल। सही। अगर आप सिंटैक्स बिगाड़ दें, मतलब दीवारें गलत जगह लगा दें, तो इमारत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, तो फोनीम, मॉर्फीम और सिंटैक्स, इसके आगे भी कुछ है। मैंने सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के बारे में भी सुना है। ये दोनों अक्सर कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, इनमें बहुत बारीक सा फर्क है। सिमेंटिक्स का मतलब है शब्दों और वाक्यों का सीधा सीधा डिक्शनरी वाला अर्थ। लिटरल मीनिंग।
हाँ, लिटरल मीनिंग। लेकिन प्रैग्मैटिक्स का मतलब है कि उस वाक्य का इस्तेमाल किस संदर्भ में, किस इरादे से किया जा रहा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक वाक्य है, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल। अब व्याकरण यानी सिंटैक्स के हिसाब से ये वाक्य 100% सही है। सही है। इसका शाब्दिक अर्थ यानी सिमेंटिक्स भी साफ है। लेकिन असल दुनिया के हिसाब से ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, थोड़ा अटपटा है। अब प्रैग्मैटिक्स का उदाहरण देखिए। अगर आप एक बंद कमरे में किसी से कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी है, तो आपका शाब्दिक अर्थ तो सिर्फ तापमान बताना है। पर असली मतलब है कि कोई पंखा चला दो या खिड़की खोल दो। बिल्कुल, यही प्रैग्मैटिक्स है, छिपा हुआ संदर्भ पर आधारित अर्थ। वाह, अब जाकर ये फर्क एकदम साफ हुआ। तो ये तो हुई भाषा की बनावट, पर हमारा दिमाग इस पूरी जटिल चीज को सीख कैसे लेता है, खासकर बचपन में। यहाँ पर एक्विजिशन और लर्निंग का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, एक्विजिशन या अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, मतलब सबकॉन्शियस। ये नेचुरली होती है। जैसे एक बच्चा अपने घर में रहकर अपनी मातृभाषा सीखता है। एकदम सही। उसे कोई नियम नहीं पढ़ाए जाते, कोई क्लास नहीं होती। वो बस माहौल में डूबकर भाषा को एक तरह से सोख लेता है। और लर्निंग या अधिगम इसका ठीक उल्टा है। जी, लर्निंग एक सचेत प्रक्रिया है, कॉन्शियस। इसमें मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है। इसमें व्याकरण के नियम होते हैं, स्कूल होता है, टीचर होते हैं। जैसे हम स्कूल में कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। हाँ, तो अर्जन के लिए प्राकृतिक वातावरण चाहिए, जबकि लर्निंग के लिए औपचारिक वातावरण चाहिए, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट। तो माहौल में डूबकर सीखना अर्जन है और नियम पढ़कर सीखना अधिगम। इसी विचार ने शायद महान भाषाविद नोम चॉम्स्की को प्रेरित किया होगा। उन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है ना? सही कहा। चॉम्स्की ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। उनका कहना था कि हर बच्चा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD के साथ पैदा होता है। LAD? हाँ, LAD। ये कोई असली डिवाइस नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक जन्मजात क्षमता है जो हमें किसी भी भाषा के व्याकरण को पहचानने और सीखने में मदद करती है। और ये डिवाइस शायद बचपन में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बिल्कुल, जन्म से लेकर लगभग 5 साल की उम्र तक ये सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इसीलिए बच्चे इतनी तेजी से भाषा सीख जाते हैं। और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी की थी। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पर चलती है और अंग्रेजी जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मूल ढांचा मेरे दिमाग में पहले से था। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि हर भाषा के स्पेसिफिक नियम हमारे दिमाग में लिखे हुए हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि व्याकरण के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो हार्डवायर्ड हैं। जैसे हर भाषा में संज्ञा और क्रिया का कॉन्सेप्ट होगा। हर भाषा में वाक्यों को नेगेटिव बनाने या सवाल पूछने का कोई तरीका होगा। तो ये मूल सिद्धांत यूनिवर्सल हैं? हाँ, हमारा LED बस ये सीखता है कि हमारी अपनी भाषा में इन सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाता है। अच्छा, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है, हमें बस उस पर अपनी भाषा का सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है। ये कमाल है। तो चॉम्स्की ने बताया कि हम अपनी पहली भाषा कैसे सीखते हैं, लेकिन जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तब क्या होता है? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की स्टीफन क्रैशन ने। हाँ, क्रैशन का काम दूसरी भाषा सीखने पर केंद्रित है। उनके कई सिद्धांत हैं, लेकिन 2 सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। पहला है इनपुट हाइपोथेसिस, जिसे I+1 भी कहते हैं। I+1? ये तो किसी गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है। इसे ऐसे समझिए, I आपका भाषा का मौजूदा स्तर है। ठीक है। अगर आपको कुछ नया सिखाना है, तो जो जानकारी जो इनपुट आपको दिया जा रहा है वो आपके स्तर से बस थोड़ा सा ही ऊपर, यानी I+1 होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, मान लीजिए I+10, तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। और अगर वो आपके स्तर का ही हुआ I, तो आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। इसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। ये तो किसी वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा है। आप अगले लेवल पर तभी जाते हैं जब आप पिछले से थोड़े मुश्किल चैलेंज पूरे कर पाते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और क्रैशन का दूसरा बड़ा आइडिया है अफेक्टिव फिल्टर का। अफेक्टिव फिल्टर? हाँ, इसे आप दिमाग का एक दरवाजा समझ सकती हैं। जब कोई सीखने वाला खुश है, मोटिवेटेड है और आत्मविश्वास से भरा है, तो वो दरवाजा पूरा खुला है, ज्ञान सीधा अंदर आता है। लेकिन अगर वो डरा हुआ है या तनाव में है तो?
तो ये भावनात्मक फिल्टर, ये दरवाज़ा लगभग बंद हो जाता है। टीचर चाहे कितनी भी अच्छी जानकारी दे, वो बाहर ही रह जाएगी। इसीलिए सीखने के लिए एक सकारात्मक और तनाव मुक्त माहौल सबसे ज़रूरी है। ये बात तो सिर्फ भाषा पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की लर्निंग पर लागू होती है। ये जानकर के हमारा दिमाग कैसे सीखता है, हम शायद सिखाने के तरीकों को भी बेहतर समझ सकते हैं। और भाषा सिखाने के तरीकों का तो अपना एक पूरा इतिहास रहा है। बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास है। सबसे पुराना और मशहूर तरीका है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या GTM। GTM, ये वही तरीका है जिससे शायद हमारे दादा परदादा ने अंग्रेजी सीखी होगी। बिल्कुल, नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका पूरा फोकस पढ़ने और लिखने पर होता था। हर वाक्य का मातृभाषा में शब्द दर शब्द अनुवाद किया जाता था और व्याकरण के नियम रटाए जाते थे। पहले नियम फिर उदाहरण। हाँ, डिडक्टिवली। लेकिन इस तरीके से तो कोई असल में बात करना कैसे सीखेगा? आप मन में अनुवाद करते करते तो धारा प्रवाह बोल ही नहीं सकते। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ये उस दौर के लिए था जब भाषा सीखने का मकसद महान साहित्य पढ़ना होता था, आम लोगों से बात करना नहीं। अच्छा। इसी कमी की प्रतिक्रिया में एक बिल्कुल विपरीत मेथड आया, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब कोई बिचौलिया नहीं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई अनुवाद नहीं, कोई मातृभाषा नहीं। क्लास में पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए अंग्रेजी, में ही बात होगी। अरे वाह। जैसे बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है सीधे माहौल से, वैसे ही दूसरी भाषा भी सीखो। इसका फोकस सुनने और बोलने पर था। ये तो GTM से बिल्कुल 180 डिग्री का घुमाव है। पर ये छोटे शहरों या गांवों में लागू करना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये बहुत आदर्शवादी तरीका था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के समय एक नए मेथड की जरूरत पड़ी, जिसे ऑडियो लिंगुअल मेथड या आर्मी मेथड कहते हैं। आर्मी मेथड सैनिकों के लिए? हाँ, सैनिकों को जल्दी से दुश्मन की भाषा के कुछ जरूरी वाक्य सिखाने थे, तो इसमें रटने पर बहुत जोर था। प्रैक्टिस एंड ड्रिल। बहुत ज्यादा। ये व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म के सिद्धांत पर आधारित था। छात्रों को वाक्य के पैटर्न मतलब स्ट्रक्चर्स बार बार रटा दिए जाते थे ताकि वो उनकी आदत बन जाए। गलती करने पर तुरंत टोका जाता था ताकि गलत आदत न पड़े। हाँ, लेकिन ये बहुत ही मैकेनिकल और उबाऊ तरीका था। मुझे लगता है कि इन सभी तरीकों में कुछ न कुछ अधूरा था। GTM में बोलना नहीं था, डायरेक्ट मेथड में समझना मुश्किल था और आर्मी मेथड में रचनात्मकता नहीं थी। तो आज के दौर में सबसे अच्छा तरीका किसे माना जाता है? आज हम जिस दौर में हैं उसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT का दौर कहा जाता है। CLT? और ये सिर्फ एक मेथड का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। जब दुनिया छोटी हुई, लोग सफर करने लगे, व्यापार करने लगे, तब समझ आया कि भाषा का असली मतलब तो बातचीत करना है, जुड़ना है। तो CLT का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य व्याकरण की शुद्धता मतलब एक्यूरेसी नहीं, बल्कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, यानी अपनी बात को सही संदर्भ में प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता। तो इसमें फ्लुएंसी ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी से? बिल्कुल। धारा प्रवाह बोलने को शुद्धता से ज्यादा जरूरी माना जाता है। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो इसमें टीचर का रोल भी बदल गया होगा? बहुत ज्यादा। टीचर अब ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता है। उसका काम है ऐसी एक्टिविटीज कराना जिससे छात्र एक दूसरे से असल जिंदगी की तरह बातचीत कर सकें। मतलब रटने की जगह समझने और इस्तेमाल करने पर जोर है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और मजेदार तरीके के बारे में मैंने पढ़ा है, TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। शरीर हिलाओ, भाषा सीखो। हाँ, ये डॉक्टर जेम्स एशर की एक बेहतरीन तकनीक है, खासकर छोटे बच्चों और शुरुआती सीखने वालों के लिए। ये कैसे काम करती है? इसमें टीचर कमांड देता है, जैसे स्टैंड अप, टच योर नोज, और बच्चे सिर्फ एक्शन करते हैं। यहाँ भाषा को शारीरिक गतिविधि से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो बच्चे पर तुरंत बोलने का दबाव नहीं बनता? नहीं, और सीखना एक खेल बन जाता है। कमाल है। तो आज हमने भाषा के बनावट से लेकर उसे सीखने और सिखाने के बदलते तरीकों तक का एक लंबा सफर तय किया। बिल्कुल। ये साफ है कि हम नियम रटने से आगे बढ़कर बातचीत करने और अर्थ समझने पर आ गए हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे समाज और मनोविज्ञान की समझ ने भाषा सिखाने के तरीकों को GTM से CLT तक पहुंचाया। हाँ। आज हम AI और वर्चुअल रियलिटी